हेलो एंड वेलकम टू इस PMIS एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग मैकियावेली जो एक प्रोमिनेंट फिलोसोफर हैं, रियलिस्ट फिलोसोफर हैं ऑफ द ट्रांजिशन फेज फ्रॉम मेडिएवल टू मॉडर्न एरा, उनके बारे में देखेंगे। इनका बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, स्पेशली इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। रियलिस्ट स्कूल जो सबसे प्रोमिनेंट स्कूल कहा जाता है या प्रोमिनेंट आइडियोलॉजी कही जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसके ये इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर माने जाते हैं। तो सब कुछ देखेंगे एक एक करके। पहले उनके लाइफ के बारे में देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1469 इन फ्लोरेंस, इटली। लेकिन उस वक्त इटली वैसा नहीं था जैसा आज के टाइम में है, एक यूनिफाइड कंट्री ऐसा नहीं था। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 5 लार्ज सिटी स्टेट्स, और उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे भी सिटी स्टेट्स थे। बट 5 लार्ज प्रिंसिपैलिटीज थी या सिटी स्टेट्स थी। उनमें से एक था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस के अलावा नेपल्स, मिलान, वेनिस, एंड देन देयर वाज पैपल स्टेट, मतलब द स्टेट रूल्ड बाय द पोप। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे भी स्टेट्स थे जैसे सिएना, फेरारा, इस तरीके के। और ये जो सिटी स्टेट्स हैं ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इटली वॉज नॉट यूनिफाइड, divided into several city states, and there used to be constant war also amongst these city states। इस कारण से एक एनार्की का कंडीशन बना रहता था, केओटिक कंडीशन बना रहता था। और जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे जो उस टाइम तक यूनाइट हो चुके थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वो भी इटली के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करते रहते थे, एक सिटी स्टेट को दूसरे सिटी स्टेट से लड़ाते रहते थे। तो इटली के अंदर जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, ये एक बड़ा कारण था बिहाइंड द पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ मैकियावेली, क्योंकि मैकियावेली चाहते थे कि इटली को यूनाइट किया जाए। और धीरे धीरे उनको सोच समझ करके ऐसा लगा कि इटली को यूनाइट करना तभी संभव है जब वहां पे एक स्ट्रॉन्ग किंग होगा, एक पावरफुल रूलर आएगा। और यही सब अपने एक्सपीरियंसेस के कारण बाद में मैकियावेली एक किताब लिखेंगे जिसके बारे में हम देखेंगे। इस किताब का नाम है द प्रिंस, जिसमें वो आइडिया प्रेजेंट करेंगे कि देयर शुड बी ए पावरफुल रूलर एंड ही शुड बी कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग ए यूनिफाइड स्टेट। तो ये है वो पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंतर्गत मैकियावेली का जन्म हुआ है। ही हैज़ बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप, he has witnessed chaos and conflict, and that is why he always had aspiration to create a unified Italy। और इसी डायरेक्शन में आगे वो लिखेंगे जो उनकी पॉलिटिकल थ्योरीज का कोर आइडिया होगा। देखते हैं फर्दर उनके लाइफ के बारे में। तो एक बात हमने यहाँ पे देखी कि वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस, वन ऑफ द 5 मेजर सिटी स्टेट्स ऑफ इटली ऑफ मेडिएवल टाइम। अब मैकियावेली का पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू हुआ वो भी जरा देखते हैं। 1494 में फ्लोरेंस में एक मेजर बदलाव आया। ये फ्लोरेंस सिटी स्टेट की हम बात कर रहे हैं जहां मैकियावेली बिलोंग करते थे। यहाँ पे एक फैमिली रूल किया करती थी, मेडिची फैमिली। मेडिची फैमिली पिछले 25-30 सालों से यहाँ रूल कर रही थी, बट 1494 में यहाँ पे एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आया। द मेडिची फैमिली वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर। 3-4 साल के लिए वहां पे एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट रही, और फिर 1498 में वहां पे एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट ला दी गई। रिपब्लिकन गवर्नमेंट मतलब एक गवर्नमेंट वर्किंग एज पर द डायरेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द टेरिटरी, एज पर द ओपिनियन ऑफ द पीपल। तो एक पॉपुलर गवर्नमेंट, रिपब्लिकन गवर्नमेंट लाई गई 1498 में। मेडिची फैमिली को हटा दिया गया था 1494 में, एंड 1498 में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई। ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने मैकियावेली को मौका दिया टू एंटर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सिविल सर्वेंट, एंड मैकियावेली बिकेम ए सिविल सर्वेंट एट द एज ऑफ 29। बेसिकली ये जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाई गई उसमें एक इंसान काफ़ी प्रोमिनेंट पोजीशन में थे जो पहले मैकियावेली के टीचर हुआ करते थे, और उनके ही इन्फ्लुएंस के कारण फिर मैकियावेली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज एट द एज ऑफ 29।
एंड मैकियावेली वाज अपॉइंटेड एज अ डिप्लोमैट बनाया गया, उनको एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट में रखा गया, जिस कारण से उनको मौका मिला कि वो बाकी सारे स्टेट्स में ट्रैवल करें, वहाँ जाएं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, समझें. सो दैट इज हाउ फॉर नेक्स्ट 14 ईयर्स मैकियावेली विल ट्रैवल वाइडली. 1498 से लेकर के 1512 तक ये 14 साल मैकियावेली एक एक्टिव पॉलिटिशियन या डिप्लोमेट की तरह काम करते रहे. He went to several bigger states. He witnessed their administrative system जैसे कि जर्मनी, फ्रांस. He also went to England. वहाँ पे भी उन्होंने उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखा. लेकिन एक चीज मैकियावेली को हमेशा ही खलती थी कि जब वो इस तरह के बड़े किंगडम्स में जाते थे, जैसे जर्मनी में या फ्रांस में, तो उनको ऐसा लगता था कि एज ए डिप्लोमेट ऑफ फ्लोरेंस उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा. ही वॉज नॉट रिगार्डेड हाईली, क्योंकि इटली तो यूनाइटेड था नहीं, इटली छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में बता हुआ था. अब ये जो फ्लोरेंस है, इट वाज अ मेजर सिटी स्टेट एज कंपेयर टू द अदर प्रिंसिपैलिटीज ऑफ इटली, बट जर्मनी के सामने, फ्रांस के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं थी. और यही कारण है कि इसका जो डिप्लोमेट है उसका भी कुछ खास रिस्पेक्ट होता नहीं था. इनफैक्ट मजाक मजाक में मैकियावेली को फ्रेंच कोर्ट में एक नाम दे दिया गया था, मिस्टर निहिलो. मिस्टर निहिलो मतलब मिस्टर जीरो. और ये नाम मैकियावेली को उनके पर्सनल कंडक्ट के कारण नहीं, बट जिस स्टेट से वो बिलोंग करते थे, सिटी स्टेट फ्लोरेंस, उसके स्टेटस के कारण दिया गया था. कह रहे तुम जिस जगह से आते हो बहुत छोटा स्टेट है यार, इट्स लाइक जीरो फॉर अस. एंड इन दैट सेंस मैकियावेली वाज आल्सो नोन एज मिस्टर निहिलो. और इसी कारण से ये 14 ईयर्स तक, जब तक वो डिप्लोमेट रहे, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप होती रही कि इटली को भी यूनाइट करना है, लाइक फ्रांस, लाइक जर्मनी. फ्रांस उस टाइम में मेनली एक यूनाइटेड किंगडम की तरह डेवलप हो चुका था, एंड ही वांटेड टू डेवलप इटली इन द लाइन ऑफ फ्रांस. फिर हुआ क्या, 1512 में 14 साल तक वो डिप्लोमेट रहे, 1498 से 1512 तक. लेकिन 1512 में ये मेडिची फैमिली अगेन केम टू पावर. और जब भी कोई नई सरकार पावर में आती है तो उसका पहला काम ये होता है कि जो पुराने ऑफिसर्स हैं पुरानी सरकार के, उनको हटाएं. मैकियावेली वाज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन. उनके ऊपर कई सारे कॉन्स्पिरेसी के केसेस भी लगाए गए, क्योंकि मैकियावेली वाज होल्डिंग ए हायर पोजीशन इन दिस गवर्नमेंट, रिपब्लिकन गवर्नमेंट दैट केम इन 1498. तो इस कारण से उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस भी लगाए गए. ही वाज कैप्चर्ड, अरेस्टेड एंड टॉर्चर्ड ऑल्सो फॉर अबाउट 7-8 months. लेकिन बाद में उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे कॉन्स्पिरेसी के, वो सब गलत साबित हुए. और फिर 1513 में उनको रिलीज कर दिया गया ऑन ए कंडीशन कि नाउ ही विल नॉट रिटर्न टू पब्लिक लाइफ. अब वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे. और इसके बाद मैकियावेली वाज फोर्स्ड टू गो बैक टू हिज एंसेस्ट्रल प्लेस, जहां उनका जन्म हुआ था, अपने परिवार के साथ वो वहां लौट गए. और फिर शुरू हुआ मैकियावेली का सेकंड इनिंग्स, आप कह सकते हैं, जहां पे ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट पॉलिटिक्स. अब पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल तो नहीं प्ले कर सकते थे, लेकिन ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट पॉलिटिक्स. बीच बीच में उन्होंने कोशिश की दोबारा पावर में आने की, बट वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया, एंड ही अल्टीमेटली डाइड इन 1527. जो इन्होंने राइटिंग शुरू की 1513 के बाद, उसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं. उसमें से दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, द प्रिंस एंड डिस्कोर्सेस. तो मैकियावेली की स्टेट क्राफ्ट के ऊपर ये दो किताबें हैं. स्टेट क्राफ्ट मतलब वेज टू मैनेज स्टेट अफेयर्स, कैसे स्टेट को मैनेज किया जाना चाहिए. तो मैकियावेली की जो किताबें हैं या मैकियावेली की जो थ्योरीज हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड अंडर अरिस्टोटल या प्लेटो. अरिस्टोटल या प्लेटो, दे वेर more into philosophy ki how a state came into being, what is the purpose of a state. Machiavelli does not venture into those areas. Machiavelli simply बातें कर रहे हैं कि स्टेट को कैसे चलाना चाहिए. इसी को कहा जाता है आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट. मैकियावेली उस पर फोकस कर रहे हैं कि क्या कोशिश करनी चाहिए, कैसे कानून बनाना चाहिए, कैसे फॉरेन अफेयर्स मैनेज करना चाहिए, rather than discussing into theories कि how a state came into being and all. दो किताबें हैं, द प्रिंस एंड डिस्कोर्सेस, और दोनों को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए लिखा गया है.
जैसे अगर बात की जाए तो मैकियावेली कहते हैं कि देखिए स्टेट दो तरीके का हो सकता है। एक रिपब्लिकन स्टेट, जहां पे जो सरकार है वो लोगों के ओपिनियन के हिसाब से चल रही है, मतलब द स्टेट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। दूसरे शब्दों में कहें तो हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। मैकियावेली कहते हैं कि रिपब्लिकन स्टेट वहीं संभव है, उसी देश के अंदर संभव है जहां पे लोगों के पास सिविक सेंस हो, जहां लोग थोड़े से सिविलाइज्ड हैं, समझदार हैं, एक दूसरे के राइट्स को रेस्पेक्ट करते हैं, वहीं पर रिपब्लिकन स्टेट संभव है। और फिर मैकियावेली खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर बैठेंगे। वो कहेंगे कि जनरली लोग सिविलाइज्ड होते हैं नहीं, इसलिए इस तरीके का स्टेट होना थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि लोग सिविलाइज्ड हैं, सिविक सेंस है उनके पास, तो वहां पे रिपब्लिकन स्टेट हो सकता है। वहां पे पॉपुलर रूल होगा बेसिकली, मतलब द गवर्नमेंट विल एक्ट एज पर द ओपिनियन ऑफ द पीपल। और वहां पे सरकार को कैसे काम करना है उसके लिए उन्होंने किताब लिखी है डिस्कोर्सेस, कि हाउ गवर्नमेंट इन अ रिपब्लिकन स्टेट शुड फंक्शन। उसके लिए उन्होंने किताब लिखी है डिस्कोर्सेस। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको समझ आएगा कि डिस्कोर्सेज उन्होंने पूरे मन से लिखा है नहीं। इट इज बिलीव्ड कि डिस्कोर्सेज जो बुक है वो इनकम्प्लीट है। कई सारे जगह पे उन्होंने गैप्स भी रख दिए। गैप्स मतलब लॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं दिए, उसको ठीक से नहीं लिखा, पूरे मन से नहीं लिखा। रीजन बीइंग उनका मानना था कि सिविक सेंस जनरली लोगों में होता ही नहीं है। आगे हम देखेंगे उनकी जो कोर फिलॉसफी है वो ह्यूमन नेचर से ही स्टार्ट होती है। और वो कहते हैं कि ह्यूमन जनरली सेल्फिश होता है, नेस्टी होता है, फिकल माइंडेड होता है। वो उसके अंदर सिविक सेंस आ जाए, लोगों के राइट्स को रेस्पेक्ट करे, ऐसा जनरली टेंडेंसी होता नहीं है। तो ये किताब मैकियावेली ने अपने हिसाब से एक फिक्शन बुक जैसी लिखी है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है कि जहां पे सिविक सेंस होगा लोगों के पास, वहां पे ऐसी सरकार होगी और उसको इस हिसाब से चलना है। बट खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर देते हैं, कहते हैं कि सिविक सेंस जनरली होता है नहीं, इसलिए ये सब ठीक है, पढ़ लो। बट ही हैज रिटन अनदर बुक वेयर ही हैज सेड कि जहां लोग करप्ट होंगे, जो अक्सर होता है ऐसा वो कहेंगे, वहां पे होनी चाहिए मोनार्की। एक राजा का रूल होना चाहिए और वो राजा एकदम पावरफुल होना चाहिए, वो स्टेट को और लोगों को कंट्रोल में रखे। और मैकियावेली कहते हैं कि ऐसा ही होता है इन जनरल। और फिर मोनार्की को भी वो डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स। हेरिडिटरी मोनार्की, जहां पे कई जनरेशन से राजा चले आ रहे हैं, पिताजी भी राजा थे, दादाजी भी राजा थे, तो ऐसे मोनार्की को स्टेट को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत होती नहीं है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने में कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन जो न्यू मोनार्की है, न्यूली अक्वायर्ड मोनार्की है, जो अभी अभी फर्स्ट जनरेशन किंग बना है, उसके लिए किताब लिखी है मैकियावेली ने द प्रिंस, जिसमें वो एडवाइस करेंगे कि द न्यू मोनार्की हाउ ही शुड मेंटेन पावर, हाउ ही शुड प्रोटेक्ट हिज स्टेट। इसके लिए उन्होंने बुक लिखी है द प्रिंस। ये बुक बेसिकली इंस्पायर्ड है बाय सीजर बोर्जिया। सीजर बोर्जिया नाम का एक लीडर थे, छोटे से प्रिंसिपैलिटी में रूल करते थे इन इटली, जिसका नाम था रोमा का। लेकिन उसको देख करके मैकियावेली बहुत इंस्पायर हुए थे, सीजर बोर्जिया से के कंडक्ट को देख करके बहुत इंस्पायर हुए थे कि हाँ ऐसा राजा होना चाहिए। और फिर उसी के लाइफ को देख करके, उसके कंडक्ट को देख करके उन्होंने किताब लिखी द प्रिंस। वो बात अलग है कि सीजर बोर्जुआ खुद ही ज्यादा लंबे समय तक राजा बना रहा नहीं, बाद में उसकी खुद पावर छिन गई एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड। लेकिन सीजर बोर्जुआ से बहुत मोटिवेटेड थे, इंस्पायर्ड थे मैकियावेली, और उन्होंने उसी की पर्सनालिटी के हिसाब से सजेस्ट किया है कि नए किंग को ऐसा होना चाहिए। तो आई जस्ट होप कि आपको मैकियावेली की दो महत्वपूर्ण किताबें समझ आ रही हैं। एक किताब है जो कहते हैं उस जगह के स्टेट क्राफ्ट को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल होगा, एक तरीके का हैंडबुक है, ये सजेशन बुक है, जहाँ पे लोग सिविलाइज्ड हैं, लेकिन ऐसा जनरली होता है नहीं। और फिर कहते हैं जहाँ लोग करप्ट हैं, जो जनरली देखा जाता है, वहाँ पे मोनार्की होगी। और मोनार्की में भी जो एस्टैब्लिश्ड मोनार्की है उसके लिए नहीं, बट जो न्यूली अक्वायर्ड मोनार्की है उसके लिए हैंडबुक के तौर पे, सजेशन बुक के तौर पे ये किताब लिखी गई है द प्रिंस, इंस्पायर्ड फ्रॉम सीजर बोर्जिया।
अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैकियावेली की जो भी राइटिंग है इट इज बेस्ड ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर। और ह्यूमन नेचर उन्होंने नेगेटिव तरीके से देखा है। उन्होंने कहा है कि इंसान जनरली फिकल माइंडेड होता है, और यहीं से फिर वो कहते हैं कि इस तरीके का स्टेट जनरली होगा नहीं, ऐसा होगा। तो नाउ लेट अस सी हिज व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। आगे हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस में एक मुख्य डिबेट ये है कि इंसान का नेचर आखिर है कैसा। इट इज हार्मोनियस, रेस्पेक्टफुल, और nasty, selfish, brutal. There are set of thinkers who will believe कि it is nasty, selfish, brutal, यानी कि they hold pessimistic view about human nature। इसमें मैकियावेली आते हैं, इसके अलावा थॉमस हॉब्स आएंगे जो अगले थिंकर है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। There are set of thinkers who hold optimistic view about human nature कि इंसान is naturally harmonious, peaceful। उसमें जॉन लॉक से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर के रोसो जैसे थिंकर्स आएंगे। इंसान के अंदर किंगडम ऑफ गॉड है ऐसा कहेंगे महात्मा गांधी, उसको बस अपना नेचर पहचानना है, वो अपने आप हारमोनियस हो जाएगा। तो ये एक अलग बहस है। बट मैकियावेली लाइज ऑन द पेसिमिस्टिक साइड, यानी कि ही होल्ड्स पेसिमिस्टिक व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। वो कहते हैं कि प्रिंस को, ये जो हैंडबुक उन्होंने लिखी है उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले प्रिंस को, न्यूली अक्वायर्ड स्टेट के प्रिंस को पहचानना होगा ह्यूमन नेचर। और वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर इज बेसिकली अनग्रेटफुल। आदमी कैसा है, फिकल माइंडेड होता है, डिसीटफुल होता है, धोखाधड़ी करने की उसकी टेंडेंसी होती है, फियरफुल ऑफ डेंजर, खतरे से घबराता है, यानी कि कवार्डिस होता है, डरपोक होता है, ग्रीडी होता है। तो हर तरह की निगेटिव टेंडेंसी उन्होंने कहा जनरली इंसान में होती है। और यही कारण है कि चूंकि इंसान जो है वो ग्रीडी है, डिसीटफुल है, धोखाधड़ी करने वाला, इस कारण से जनरली समाज में केओस होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलर या monarch। तो ही सेज कि जनरली दिस फॉर्म इज फाउंड बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड दस देयर इज नीड ऑफ monarch, या उसी को वो कहते हैं द प्रिंस। इसके लिए कोट उन्होंने दिया है, फॉर इट इज गुड जनरल रूल अबाउट men दैट दे आर अनग्रेटफुल, फिकल, लायर, डिसीवर्स। ये एक जनरल रूल है, जनरली यही देखने को मिलता है। वो ये नहीं कह रहे कि हर आदमी ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, ग्रीडी। अब कहते हैं कि एक बार जब प्रिंस समझ गया ह्यूमन नेचर क्या है, तो अब प्रिंस के लिए हैंडबुक लिखी जा रही, तो उन्होंने कहा पहले ह्यूमन नेचर समझो और अब 3 चीजें करो। वो कहते हैं प्रिंस को अपने इस हैंडबुक में, पहला, कॉमन पीपल से कनेक्शन बना के रखो। जब किंग बन गए तो कॉमन लोगों से कनेक्शन बना के रखो, बेस योर पावर ऑन कॉमन पीपल। वो कहते हैं कि देखो, समाज में किंग के अलावा 2 तरह के और लोग होंगे, नोबल क्लास एंड कॉमन पीपल। नोबल क्लास और कॉमन पीपल, इन दोनों में अगर डिफरेंसेस आ जाए तो हमेशा ही आम जनता की तरफ अपना कनेक्शन बना के रखो। जनरली क्या होता है, जो राजा लोग होते हैं वो अपने मंत्रियों की ज्यादा सुनने लगते हैं और आम जनता से दूर हो जाते हैं, और फिर इस कारण से आम जनता के मन में धीरे धीरे राजा के लिए नफरत आने लगती है, और फिर संभावना होती है कि आम जनता रिवोल्ट कर दे राजा के अगेंस्ट। मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर नोबल क्लास और कॉमन पीपल में किसी को चुनना है, किसी के साथ उसको थोड़ा ज्यादा तालमेल बनाना है, तो कॉमन लोगों के साथ बनाए। नोबल क्लास यानी कि जो मंत्री लोग हैं वो वैसे भी एम्बिशियस लोग हैं, दे आर पावर सीकिंग पीपल, सो दे आर ऑलवेज डेंजरस। इनको आपस में डिवाइड करके रखो मंत्री लोगों को, इनसे बहुत ज्यादा दोस्ती मत करो, इन पे ज्यादा भरोसा मत करो। कॉमन पीपल के अंदर ये टेंडेंसी ज्यादा होती है, ये वाली अनग्रेटफुल, फिकल माइंडेड, कवार्डिस। तो कॉमन मैन डरा हुआ ज्यादा रहता है, वो ज्यादा एम्बिशियस होता नहीं है, इसलिए उस पर ज्यादा रिलाई कर सकते हो। कभी भी मंत्रियों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करो, ऐसा वो प्रिंस को सजेस्ट कर रहे हैं। आम जनता से मिलते जुलते रहो, मंत्री लोग धोखा दे सकते हैं, तख्ता पलट कर सकते हैं। पहली बात ये ध्यान रखनी है प्रिंस को। दूसरी बात वो कहते हैं कि द प्रिंस मस्ट पॉजेस द क्वालिटी ऑफ विर्टू। ये वर्ड समझना अच्छे से जरूरी है। ये वर्टू या वेटू इज नॉट वर्चुअस, ये वर्चुअस नहीं है,
इसको अगर आपको समझना है कि ये क्या एग्जैक्टली, तो हिंदी वर्ड जो वीर है उससे जोड़ करके देखिए, बस याद रखने के लिए। वीर, वो कहते हैं कि जो प्रिंस होगा उसके अंदर वीर2 की भावना होनी चाहिए। वीर2 मतलब थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर रूथलेस भी हो जाए, एक बार में पूरे खानदान को मरवाना पड़े तो मरवा दो, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं वो अपने बुक द प्रिंस में। 90 पेज की किताब है, लेकिन उसमें बहुत जगह उन्होंने बहुत ब्रूटल सजेशंस दिए हैं कि जरूरत पड़े तो सबको मरवा दो। ऐसा उसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, एक्सेलेंसी भी होनी चाहिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से मैनेज करना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, डरने वाला नहीं होना चाहिए, ऑडेसियस होना चाहिए। इसी सारे क्वालिटी को कहा गया है वीर2। जैसे जिसके लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, अल्फा मेल, आज के टाइम में इस्तेमाल किया जाता है। अल्फा मेल मतलब घबराना नहीं है, कठिन परिस्थितियों में थोड़ा बोल्ड रहना है, क्योंकि कठिन परिस्थितियां आते रहेंगी। जिसको कहते हैं ना मैचो, वो उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं वो वीर2। और तीसरी बात वो कहते हैं कि द प्रिंस मस्ट आइडेंटिफाई द थ्रेट टू द स्टेट। स्टेट को बचाए रखना है, कंसोलिडेट करना है, तो स्टेट के लिए कहां कहां से खतरा है वो भी प्रिंस को पहचानना है। ये 3 चीजें करनी है प्रिंस को। पहले तो ह्यूमन नेचर पहचानने के बाद कॉमन लोगों के साथ मिलजुल करके रहे, वीर2 डेवलप करे, एंड आइडेंटिफाई थ्रेट टू प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। और पहला थ्रेट है किस्मत का, फॉर्चूना। कहते हैं कि सब ठीक करोगे फिर भी किस्मत खराब रहेगी तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो उसके लिए वो कुछ सजेशन करें देंगे, देखते हैं किस्मत के लिए वो क्या सजेस्ट करते हैं। सेकंड, कन्वेंशनल मोरालिटी, नोबेलिटी क्लास, नोबल क्लास से थोड़ा बच के रहो, कॉमन लोगों को भी थोड़ा सा मैनेज करके रखो, नहीं तो ये लोग भी रिवोल्ट कर सकते हैं। एंड नेबरिंग स्टेट, आसपास के नेबरिंग स्टेट है वो भी खतरा है तुम्हारे लिए। एक एक करके अब सारे खतरों के बारे में देखते हैं कि क्या बताया है मैकियावेली ने अपनी किताब प्रिंस में। फॉर्टूना मतलब फॉर्चून या फेट, वो कहते हैं दीज आर अनसर्टेन अनप्रेडिक्टेबल इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ। ये कभी भी आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। और फॉर्चून का दोनों इंपैक्ट हो सकता है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। अब वो कहते हैं कि प्रिंस के अंदर ऐसी वर्टू होनी चाहिए कि अगर अपॉर्चुनिटी आए तो उसको अच्छे से सीज करे, पूरा मौका उठाए। अगर दुश्मन कमजोर पड़ रहा है तो उस पर अटैक करो और उसके टेरिटरी को कैप्चर कर लो, ये होना चाहिए वीर2 की क्वालिटी। कभी कभार फॉर्चून के कारण डिस्ट्रक्शन भी होता है, लेकिन प्रिंस के पास ऐसे फॉरसाइटेडनेस होनी चाहिए कि खराब किस्मत के बावजूद भी अपने डैमेजेस को वो मिनिमाइज कर पाए। तो अब ये कोट पढ़िएगा, आप लोग को नॉर्मली ऐसा सुन करके लगेगा कि सर खराब किस्मत हो गई तो अब क्या ही कर सकते हैं, बट मैकियावेली कहते हैं कि किसी भी इंसान के जीवन में जो आउटकम होता है उसमें आधा रोल होता है उसकी किस्मत का और आधा रोल होता है उसके एक्शन का। अब किस्मत तुम्हारे खिलाफ भी हो गई तब भी तुम अपने एक्शंस को ठीक करके कुछ हद तक उसके डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज कर सकते हो। फॉर्च्यून इज द आर्बिटर ऑफ half of our actions, the other half remaining in our hands। तो हमारे जो भी जीवन में आउटकम्स हैं उसका आधा इंपैक्ट जो है वो फॉर्च्यून का है और आधा इंपैक्ट जो है हमारे खुद के एक्शंस का है। वो कहते हैं फॉर्च्यून इज लाइक रिवर, इट कैन ब्रिंग वाटर फॉर इरिगेशन ऑल्सो, दैट मीन्स इट इज अपॉर्चुनिटी, इट कैन ब्रिंग फ्लड ऑल्सो। लेकिन जब फ्लड लाए तो पहले से तैयारी करे, वही इंसान होगा फॉरसाइटेडनेस वाला। और ये होनी चाहिए प्रिंस के अंदर क्वालिटी, ऐसी वर्टू होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी को सीज करे और डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज करे। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्च्यून हम मिस फॉर्च्यून हो गया तो पूरी तरह से सरेंडर कर देना है, डटे रहना है और जितना हो सके उतना काम करना है डैमेजेस को मिनिमाइज करने के लिए। वो कहते हैं मैकियावेली कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप सब कुछ ठीक करेंगे फिर भी आप हार जाएंगे, लेकिन कीप ट्राइंग, अपनी कोशिश करते रहिए। फिर बात करते हैं वो कन्वेंशनल मोरालिटी की। कन्वेंशनल मोरालिटी मतलब जो जनरल समाज की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की परिभाषा। और मैकियावेली कहते हैं कि किंग के लिए, प्रिंस के लिए ऐसा मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करता है व्हेन ही इज इन पब्लिक लाइफ। उसके लिए एक ही चीज मायने रखती है और वो है कि उसका स्टेट बना रहे, कंसोलिडेटेड रहे, उसकी पावर बनी रहे, वो
गद्दी पे बना रहे और उसका स्टेट कंसोलिडेटेड रहे। ऐसा ना हो कि शत्रु एनिमी उसके स्टेट को तोड़ दे, किसी उसके टेरिटरी को कैप्चर कर ले। उसका बस यही मकसद होना चाहिए, और इस मकसद को पाने के लिए वो जो भी करेगा सब जस्टिफाइड है। तो किंग के लिए या प्रिंस के लिए वो कहते हैं कि व्हेन प्रिंस इज एक्टिंग इन पर्सनल डोमेन, अपने पर्सनल जीवन में ठीक है, यू कैन फॉलो कन्वेंशनल मोरालिटी, धोखा नहीं देना, इनफिडिलिटी नहीं करना वाइफ के लिए, और दोस्तों को धोखा नहीं देना, वो पर्सनल लेवल पे ठीक है, यू बी कैन बी मोरल। बट व्हेन यू आर इन पब्लिक डोमेन, देन यू हैव टू राइज बियॉन्ड मोरालिटी, यू हैव टू बी अमोरल। मतलब आपके लिए मोरालिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, आपका बस एक ही लक्ष्य है, और वो है स्टेट को बनाए रखना, पावर को बनाए रखना। सो द एंड इज इंपॉर्टेंट, वॉट एवर मीन्स यू टेक इज जस्टिफाइड। मैकियावेली टेक्स इंस्ट्रूमेंटल व्यू एट मोरालिटी, मतलब वो कहते हैं कि मोरालिटी को अगर इस्तेमाल करना पड़े अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तो वो भी करो, यानी कि लोगों को डराना हो इन द नेम ऑफ सही गलत तो वो भी करो, आम जनता को डराओ, अपने शत्रु स्टेट को डराओ मोरालिटी के नाम पे, लेकिन मोरालिटी से खुद बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। व्हेन यू आर इन पब्लिक डोमेन, जब आप राजपाट संभाल रहे हैं तो आपके लिए कुछ भी सही गलत नहीं है, बस एक ही चीज है, और वो है अपनी पावर को बनाए रखना, अपने स्टेट को बनाए रखना, वही है आपका ओनली गोल। सो प्रिंस इज अबोव मोरालिटी, उसके लिए मोरालिटी लाइन नहीं एग्जिस्ट नहीं करता व्हेन इन पब्लिक डोमेन। वो कहते हैं कि द प्रिंस हिमसेल्फ कैन क्रिएट मोरालिटी बाय लॉ। आखिर मोरालिटी क्या होता है, सही और गलत की परिभाषा। तो किंग या प्रिंस लॉ बना करके मोरालिटी थोड़ा डिफाइन कर सकता है, और जो कन्वेंशनल मोरालिटी यानी कि समाज में जो सही और गलत की परिभाषा है वो किंग के लिए नहीं होता। सो बेसिकली मैकियावेली सजेस्टिंग डबल स्टैंडर्ड्स। पहले वो कहते हैं कि द प्रिंस नीड नॉट टू बी इमोरल इन पर्सनल लाइफ में मोरल रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक लाइफ में आपके लिए मोरालिटी नहीं होती। ये डबल स्टैंडर्ड वो प्रिंस के लेवल पे सजेस्ट करते हैं। साथ ही साथ वो डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी सजेस्ट करते हैं बिटवीन प्रिंस एंड कॉमन सिटीजन। वो कहते हैं कि कॉमन लोगों को मोरल रहना है पब्लिक लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी, लेकिन प्रिंस के लिए मोरालिटी डज नॉट होल्ड इंपॉर्टेंस इन पब्लिक लाइफ। तो दो तरीके से वो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। प्रिंस के लेवल पे वो कहते हैं पब्लिक एंड पर्सनल लाइफ में मोरालिटी का सिग्निफिकेंस अलग अलग है, और फिर प्रिंस और कॉमन सिटीजन के लेवल पे कहते हैं कि एक के लिए मोरालिटी इंपॉर्टेंट है, दूसरे के लिए नहीं है। एक और कोट इससे जोड़ करके देख सकते हैं आप मैकियावेली का। वो कहते हैं एनी मैन हु ट्राइज टू बी गुड एट ऑल द टाइम इज बाउंड टू कम टू रूइन। जो इंसान हर वक्त अच्छा रहने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में खराब लोगों की संख्या ज्यादा है। ही विल रूइन अमंग्स द ग्रेट नंबर हु आर नॉट गुड। तो बेईमान लोग ज्यादा हैं, उनके सामने ज्यादा अच्छा रहोगे तो बर्बाद कर देंगे। और किंग के लिए तो ये कोट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हर बार सही रहने की, ईमानदारी से काम करने की कोई जरूरत नहीं है, छल कपट करना पड़े तो करो। और यहां जाकर के आप देखोगे कि मैकियावेली और कौटिल्य एक जैसे दिखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी हम पढ़ेंगे, वहां पे कौटिल्य ने ऐसी ही कुछ बात कही है। एंड वहां पे तो कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने यह भी कहा है कि जब हम कौटिल्य को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैकियावेली इज लेस मैकियावेलियन। मैकियावेली तो कुछ नहीं है कौटिल्य के सामने, छोटा बच्चा है। जितना क्रूर बातें कौटिल्य ने की हैं तो देखेंगे हम उनके बारे में भी। फिर नोबिलिटी एंड कॉमन क्लास के लिए तो पहले ही हमने थोड़ा सा देखा था। वो कहते हैं कि दोनों हमारे लिए खतरा है, किंग के लिए और स्टेट के लिए खतरा है। नोबल क्लास एम्बिशियस रहता है तो उसके एम्बिशन को कंट्रोल में रखना है, उसको आपस में डिवाइड करके रखना है। और कॉमन लोग जनरली सेटिस्फाइड रहते हैं, वो जनरली रिवोल्ट करने के मूड में नहीं रहते हैं, लेकिन वो रिवोल्ट कर सकते हैं अगर कुछ ऐसी हरकत की प्रिंस ने तो। इफ ही लेज हैंड ऑन देयर वुमेन या लैंड तो फिर वो रिवोल्ट कर सकते। तो ऐसी हरकत नहीं करनी है किंग को या प्रिंस को। और साथ ही साथ अपने पावर को बनाए रखना है ताकि आम आदमी डरा भी रहे प्रिंस से। और साथ ही साथ कोई छोटी ओछी हरकत भी नहीं करनी है, लोगों के विमेन या लैंड पे हाथ नहीं डालना है। तो कहते हैं कि द किंग हैज टू हैव स्ट्रेंथ ऑफ लायन एंड कनिंगनेस ऑफ ए फॉक्स। तो शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि मियाँ भाई की डेयरिंग और बनिए का दिमाग, वैसे ही
प्रिंस के पास दोनों होना चाहिए। प्रिंस शुड अपीयर गुड, आम जनता की नजरों में दिखना चाहिए कि बड़ा अच्छा आदमी है जितना हो सके, बिकॉज वो कहते हैं कि आम जनता के लिए दे बिलीव व्हाट दे सी, मेन जज जनरली मोर बाय आई देन बाय द हैंड फॉर एवरीवन। साथ ही साथ ये कहते हैं कि प्रिंस शुड बी लव्ड एंड फियर्ड, प्रिंस से आम जनता जो है प्यार भी करे थोड़ा डरे भी, ठीक वैसे ही जैसे घर में आप पापा से थोड़ा प्यार भी करते हैं थोड़ा डरते भी हैं। तो प्रिंस शुड बी अ बेनेवोलेंट डेस्पॉट, बेनेवोलेंट मतलब लविंग, बट डेस्पॉट मतलब एक डिक्टेटर। सो प्रिंस शुड बी लव्ड एंड फियर्ड बट नॉट हेटेड, उससे नफरत ना करे लोग, और हेट कब करेंगे, जब वो विमेन या लैंड पे हाथ डालेगा तो। और कहते हैं कि कोशिश कीजिए कि लव भी करें लोग फियर भी हो, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चुनना है तो चूज फियर, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। कोशिश कीजिए कि यू शुड बी बोथ, बट इफ दोनों में से एक है तो यू शुड बी फियर्ड। डर होना चाहिए आम जनता के मन में कि भाई इस ये नाराज हुआ तो छोड़ेगा नहीं। एंड ही सेज कि मेन शुड बी ट्रीटेड वेल, उनको जनरली अच्छा उनके साथ बर्ताव करो, लेकिन अगर उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत पड़ी तो उनको फिर क्रश कर दो, छोड़ो मत। लेसर इंजुरीज यानी कि थोड़ा सा इंजोर करके छोड़ दिया, अगर थोड़ा सा पीट पाट के छोड़ दिया तो बाद में वो रिवेंज ले सकता है। लेसर इंजोरीज एंड दे कैन टेक रिवेंज। तो या तो खुश रखो, और नहीं तो जब उनको अटैक करो तो खत्म कर दो, बीच का कोई हिसाब किताब नहीं है। रिवेंज लेने का कोई मौका मत छोड़ना। हिंदी फिल्मों में देखते हो ना कि जब अटैक करते तो खानदान के सब लोग को मार देते हैं ताकि कोई भी बदला लेने की स्थिति में ना रहे। ये एक मैकियावेलियन थिंकिंग है कि रिवेंज का कोई स्कोप ना छोड़ो जब क्रिमिनल लोग ऐसा करते हैं तो ये सब कुछ सजेशन देते हैं वो नोबल क्लास के लिए कैसे टैकल करना है, कॉमन पीपल को कैसे टैकल करना है। साथ ही साथ नेबरिंग स्टेट विच इज वन ऑफ द थ्रेट टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट, उसके लिए वो कहते हैं कि हमेशा वॉर के लिए तैयार रहो। द प्रिंस शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर वॉर, आइदर यू आर इन द वॉर और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। और कोशिश कीजिए कि जितनी आर्मी हो आपकी, आपके खुद के सिटीजन्स की हो, भाड़े पे आर्मी ना लाए। मर्सिनरी आर्मी पैसा देकर के भाड़े पे कहीं और से आर्मी ला रहे हैं, वो मत कीजिए। और अगर कोई नई लैंड को कंकर कर रहे हैं, ऐसा सजेस्ट करते हैं मैकियावेली किंग को या प्रिंस को, तो अगर नई लैंड को कॉन्कर कर रहे हैं आप, तो अगर उसका कल्चर आपके से मिलता जुलता है तो वहां पे आप डायरेक्टली रूल कीजिए। जैसे आप जो भाषा बोलते हैं, जिस तरीके का आपका कल्चर है, वैसा ही उस नए लैंड के लोगों का कल्चर है, तब डायरेक्टली रूल कीजिए, क्योंकि लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे। अगर डिफरेंट है तब तो फिर वहां पे किसी और वाइसरॉय को बैठाइए, उसके थ्रू रूल कीजिए, ऐसा वाइसरॉय जिसका कल्चर वहां के लोगों से मिलता जुलता है, नहीं तो लोग रिवोल्ट कर बैठेंगे। तो मैकियावेली हैज गिवन ऑल काइंड्स ऑफ सजेशन टू प्रिवेंट रिवोल्ट। इवन अरिस्टोटल के थ्योरीज में भी मैंने आपको बताया था कि ऑल द थिंकर्स एक्सेप्ट मार्क्स हैव सीन रिवोल्ट एज अ नेगेटिव phenomena and they have given all sorts of suggestion to prevent revolution। तो मैकियावेली भी यही कह रहे हैं। It says a prince must not have any other object nor any other thought but war। बोले प्रिंस के अंदर सबसे अच्छी या सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर आर्ट ऑफ वॉर होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में भी उन्होंने एक किताब लिखी है, उसको लड़ाई करने आना चाहिए, लड़ाई के लिए रेडी होना चाहिए। अब अगर मैकियावेली का हम लोग क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें, क्रिटिक्स बहुत बढ़ चढ़ कर क्रिटिसाइज करते हैं मैकियावेली को। हम लोग मैकियावेली बेसिकली ये नेगेटिव वर्ड, अगर आपको किसी को गाली देनी है कि बहुत गंदा आदमी है, तो आप क्या कहते हैं, ही इज मैकियावेलियन। तो मैकियावेली का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसिज्म आएगा महात्मा गांधी की तरफ से। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो मीन्स एंड एंड को सेपरेट किया है मैकियावेली ने, कि एंड हमारा है स्टेट को प्रोटेक्ट करना, मजबूत बनाना, और उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाए, ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर गलत रास्ते लोगे गलत अंजाम आएगा, गलत रास्ते से सही अंजाम कभी नहीं आ सकता। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, अगर कांटे वाले पेड़ लगाओगे तो उससे कांटे ही निकलेंगे, गलत काम करोगे तो उसका गलत ही नतीजा होगा, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। एंड ही क्रिटिसाइजेस मैकियावेली। महात्मा गांधी कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए इंसान को सैक्रिफाइसिंग उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप, इज अ डेडली सिन। और यहाँ पे रिलीजन का मतलब है उनका इंसान का साफ मन होना चाहिए।
पॉलिटिक्स वही इंसान कर सकता है जो साफ मन का है। फेमिनिस्ट लोग कहते हैं कि मैकियावेली इज मिसोजिनिस्ट, विमेन के एंटी फेमिनिस्ट या एंटी विमेन स्टेटमेंट कई सारे देता है, जो काफी हद तक सही भी है। मैकियावेली की जो प्रिंस बुक है उसमें एक जगह एक पैराग्राफ कुछ ऐसा है कि फॉर्चून इज अ वुमन। जब वो फॉर्चून को डिफाइन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि फॉर्चून इज अ वुमन एंड इफ यू वांट टू कीप हर अंडर इट necessary to beat her and force her down. It is clear that she more often allows herself to be won by impetuous men than those who proceed coldly. एक थिंकिंग है जो आज के टाइम में भी कई सारे लोग होल्ड करते हैं, वो ये है कि वीमेन लाइक बैड बॉयज, वीमेन लाइक अल्फा मेल्स। ऐसी ही बातें मैकियावेली कह रहे हैं इतने साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले, कि विमेन और फॉर्चून एक जैसे हैं, किस्मत और विमेन एक जैसे हैं, और दोनों को आप थोड़ा सा बोल्ड तरीके से, रैश तरीके से हैंडल करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि वो आपके मन मुताबिक काम करे, लेकिन बहुत ज्यादा घबरा करके आप कोशिश करोगे तो फिर वो आपके फेवर में काम नहीं करेगा। तो बेसिकली ही इज सजेस्टिंग द प्रिंस टू होल्ड वर्टू। वर्टू मीन्स बी रैश, बोल्ड। किस्मत उल्टा पड़ना होगा तो पड़ेगा, बट ट्राई योर अप्रोच। अब यहां तक तो ठीक है जहां तक वो प्रिंस को बोल रहे हैं कि वर्टू डेवलप करो, थोड़ा बोल्ड रहो, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने जो विमेन को कंपेयर कर दिया है फॉर्चून से और कह दिया कि जैसे विमेन नीड्स टू बी बीटन डाउन एंड दे लाइक इट इनडायरेक्टली, वैसे ही फॉर्चून ऑल्सो फेवर्स द ब्रेव। वो ये वाला जो कोट है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, वो यहीं से निकल करके आता है कि थोड़ा ब्रेव रहेंगे तो हो सकता है कि फॉर्चून आपके फेवर में पड़े, बट फॉर्चून का कोई गारंटी नहीं है। इवन इफ यू डू एवरीथिंग राइट इट मे गो अदरवाइज, बट चांसेस ज्यादा है कि व्हेन यू आर ऑडेसियस, व्हेन यू आर ब्रेव, देन फॉर्चून विल फेवर यू, उसके चांसेस ज्यादा हैं। तो ये सब जब पढ़ते हैं फेमिनिस्ट लोग तो कहते हैं यार व्हाट काइंड ऑफ सजेशन इट इज, वीमेन को तुमने फॉर्चून से इक्वेट कर दिया। मतलब एक बात तो तय है कि तुम्हारे हिसाब से वीमेन कैन नॉट बिकम द रूलर ऑफ द स्टेट। तुमने वीमेन को तो एक एंटिटी बना दिया और तुम इनडायरेक्टली सजेस्ट कर रहे हो कि वीमेन के तरफ थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर होना चाहिए मेल का। उसके अलावा मैकियावेली अपने आप को कहते हैं कि उन्होंने जो भी थ्योरी दी है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल एज स्टडी ऑफ हिस्ट्री। मीन्स ही क्लेम्स दैट हिज थ्योरी इज एम्पिरिकली एंड हिस्टोरिकली जस्टिफाइड। बट उनके जो मॉडर्न टाइम में एक सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हैं जीएच सबाइन, उन्होंने मैकियावेली के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है कि मैकियावेलियन फिलोसफी इज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड। बोले एक छोटे जगह पे तुम थे, इटली के कुछ 2-4 सिटी स्टेट्स की हिस्ट्री पढ़ ली तुमने, और वो भी 50-100 सालों की हिस्ट्री पढ़ ली, नैरोली डेटेड नैरोली लोकेटेड, और उसके बेसिस पे कह रहे हो कि हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहे हैं, हिस्ट्री स्टडी करके बोल रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो कमिटिंग गिल्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म, यू आर नैरोली डेटेड नैरोली लोकेटेड। दिस इज व्हाट जीएच सबाइन हैज सेड कि यार you have read a very limited amount of history and you have limited experience, और उसके बेसिस पे you are saying कि my theory is scientific theory and historically justified, और no, your theory is not scientific and historically justified, you have read very limited amount of history। इसी से कॉन्टेक्स्ट में जीएच सबाइन कहते हैं you are narrowly dated and narrowly located। बट मैकियावेली के कई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। जैसे एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन मॉडर्न टाइम्स के पॉलिटिकल साइंस के थिंकर या फादर कहे जाते हैं मैकियावेली। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस से उनका क्या लेना देना है वो हम अगले पेज पे समझेंगे। मॉडर्निटी से मैकियावेली को रिलेट करके देखा जाता है, क्योंकि मैकियावेली का जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है ये कन्वेंशनल मोरालिटी और स्टेट को आपस में सेग्रीगेट करना। यानी कि स्टेट के अफेयर्स में कन्वेंशनल मोरालिटी का कोई रोल नहीं होगा। कन्वेंशनल मोरालिटी का बेसिस होता है रिलीजन, यानी कि इनडायरेक्टली ही इज सेइंग कि रिलीजन शुड हैव नो से इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, सो दैट वे ही हैज सेग्रीगेटेड रिलीजन फ्रॉम स्टेट एंड दैट वे ही हैज लेड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न सेकुलरिज्म। ये है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैकियावेली का।
मॉडर्न सेकुलरिज्म यानी सेग्रीगेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन which led to rise of sovereignty because true sovereign is not challenged by anyone, neither even the religious leader. Medieval era में there was no true sovereign because all the kings were dominated by the religious leaders. तो ये है contribution of Machiavelli and that is why he is considered as thinker of modern world. Yeah, he is considered as a thinker who transitioned the world from medieval to modern thinking. इसके बारे में हम देखेंगे. इंटरनेशनल रिलेशंस में उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है. इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल कही जाती है या थिंकिंग थॉट प्रोसेस कही जाती है वो कही जाती है रियलिस्ट स्कूल या रियलिस्ट थॉट प्रोसेस. उसके वो इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर हैं, यानी कि रियलिज्म का जो आइडिया है वो मैकियावेली से ही निकल करके आ रहा है. जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टू फॉर द लीडर्स वो भी एक सिग्निफिकेंट सजेशन है कि लीडर्स नीड टू बी अडेप्टेबल इवन इन द केस ऑफ पुअर या मिसफॉर्चून. दे नीड टू बी डिसाइसिव. उनके अंदर फॉरसाइटेड नोशन आना चाहिए. मैकियावेली की थ्योरी में पैट्रियोटिज्म भी दिखता है, वेयर ही पुट्स इन स्टेट अबव इंडिविजुअल. इंसान को अपने देश के प्रति प्यार होना चाहिए, उसको यूनाइट करने की भावना दिखती है मैकियावेली के थ्योरीज में. ही इज वेरी सिमिलर टू कौटिल्य, जैसा कि मैंने आपको कहा, एज फार एज हिज ओपिनियन अबाउट इंटर स्टेट रिलेशन इज कंसर्न. फॉरेन स्टेट्स के साथ कैसे रिलेशन होना चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज रिलेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट. One should be either in war or preparation of war. मैकियावेली के एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं मॉडर्न टाइम में W.A. डनिंग. जैसे उनके क्रिटिक हैं G.H. सवाइन, उनके एक सपोर्टर हैं W.A. डनिंग. वो कहते हैं कि इट इज पैराडॉक्सिकल दैट एवरीवन इज मैकियावेलियन इन पॉलिटिक्स बट नो वन एक्सेप्ट्स इट. हर आदमी मैकियावेली के ही रास्ते पे चल रहा है लेकिन मानता नहीं है. दूसरा वो कहते हैं कि दो मैकियावेली हैज गिवन वन साइडेड व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर. ये बात सही है कि इंसान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है. उन्होंने वन साइडेड व्यू बताया है कि इंसान बुरा होता है, बट ये वन साइडेड व्यू सही है, ये पूरी तरह से गलत नहीं है. इंसान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है. कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, और एक इंसान के अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं. लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि बुराइयाँ होती ही नहीं है. तो मैकियावेली गलत नहीं है. हाँ, वो पूरी तरह से सही नहीं होगा, वो बात ठीक है. अब ये हो गई बात मैकियावेली से संबंधित. अब मैकियावेली का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो मैंने आपको पिछले पेज पे हिंट्स दे दिया, वो ये था कि ही हेल्प्ड इन सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट. उसने जो प्रिंस की कल्पना की है वो प्रिंस किसी से डोमिनेट नहीं होगा, नाइदर इवन बाय द चर्च या रिलीजियस लीडर. सो दैट मीन्स ही हैज लेड बेसिस फॉर मॉडर्न सेकुलरिज्म. मॉडर्न सेकुलरिज्म जो यूरोप फॉलो करता है, जिस सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट विच इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वाटर टाइट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, उसकी फाउंडेशन ले डाउन की है मैकियावेली ने. And this modern secularism has been basis for scientific revolution in Europe, industrial revolution, rise of capitalism, bourgeois class, nationalism, rise of nation state, and that has helped in transition of the world, especially the European society from medieval to modern world. तो ये जो पेज पे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, इसी पे हमारा अगला वीडियो होगा कल, जिसमें हम देखेंगे मैकियावेली का कंट्रीब्यूशन इन हेल्पिंग ट्रांजिशन ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम मेडिएवल थिंकिंग टू मॉडर्न थिंकिंग. तो कल हम लोग पहले बेसिक बात करेंगे कि क्या होती है मेडिएवल थिंकिंग, क्या होती है मॉडर्न थिंकिंग, एंड देन वी विल सी कि हाउ मैकियावेली कंट्रीब्यूटेड इन ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिएवल टू मॉडर्न वर्ल्ड. एंड देन विल सी अदर थिंकर्स लाइक हॉब्स एंड ऑल हु हैव टेकन फॉरवर्ड मैकियावेलियन आइडिया. सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ हाउ मैकियावेली हैज कंट्रीब्यूटेड ट्रांजिशन ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम मेडिएवल टू मॉडर्न वर्ल्ड. थैंक यू एवरीवन.